498 ए की बहुत सी एफआईआर मैंने पर्सनली देखी भी हैं और पढ़ी भी हैं, और अधिकतर हर एफआईआर में कुछ कॉमन एलिगेशंस, कुछ सामान्य तौर पे लगाए गए आरोप और इल्जाम होते हैं। जैसे कि सबसे पहली चीज जो 498 ए की हर एफआईआर में देखने को मिलता है वो ये होता है कि जब पत्नी अपने पति के खिलाफ 498 ए का मुकदमा दर्ज कराती है तो पति के साथ अपने ससुराल वालों का नाम भी, यानी सास ससुर, नंद, देवर, भाभी, इन सबके नाम भी पति के साथ उस एफआईआर में दर्ज करा देती है, उनके खिलाफ भी एफआईआर करा देती है, मुकदमा बना देती है। और दूसरी कॉमन चीज अधिकतर सभी एफआईआर में देखने को मिलती है वो होती है कि अगर 498 का मामला दर्ज करा दिया तो उसमें कॉमन एलिगेशंस होती हैं कि दहेज की मांग की गई, पैसे की मांग पूरे न होने पर पत्नी के साथ मानसिक व शारीरिक प्रताड़ना की गई, यानी मेंटल और फिजिकल हरासमेंट और क्रुएल्टीज की गई, और हस्बैंड के द्वारा पत्नी पर और हस्बैंड के माँ बाप या नंद, देवर, भाभी द्वारा पत्नी पर इस बात का प्रेशर बनाया गया कि वो अपने माँ बाप से पैसा लाकर दहेज के तौर पर पति और ससुराल वालों को दे। ये दो कॉमन चीजें अधिकतर हर एफआईआर में देखने को मिलती हैं जब एक 498 की एफआईआर दर्ज हो जाती है। अगर आपके साथ भी कोई ऐसा ही मुकदमा चल रहा है, आप भी किसी इसी तरीके के मुकदमे से परेशान हैं, तो आज इस वीडियो में जो जजमेंट बताने वाला हूं वो आपके बहुत काम आने वाली है। नवंबर 2022 की लेटेस्ट जजमेंट है। इस जजमेंट के बाबत हाई कोर्ट ने सास, ससुर, नंद, देवर, भाभी जितने भी इन लॉज होते हैं उनके खिलाफ 498 ए का मुकदमा खत्म कर दिया, एफआईआर रद्द कर दी और उन्हें दोष मुक्त कर दिया। क्या है पूरा मामला, कैसे शुरू से आखिर तक केस चला और केस चलने के बाद सभी को दोष मुक्त किया गया, 498 ए को खत्म किया गया, वो बताने वाला हूं अब आपको। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है अश्विनी सक्सेना और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लीगल एडवाइजर्स एंड सॉलिसिटर्स। तो दोस्तों क्या है पूरा मामला, इसे बड़े ध्यान से सुने क्योंकि इसमें ऐसे कॉमन आरोप लगाए गए हैं जो कहीं ना कहीं उस मामले से कनेक्ट करते हैं जो मामला 498 के नाम पर आप कोर्ट में झेल रहे हैं और जिसमें आप भी आरोपी बनाए गए हैं। इस तरीके के एलिगेशंस इस मामले में लगाए गए हैं जो अधिकतर हर मामले में देखने को मिलते हैं और आपके मामले में भी कहीं ना कहीं इस तरीके के आरोप लगे ही होंगे। मामला कुछ यूं है कि पत्नी ने एक 498 की एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर में बड़ी ही कॉमन एलिगेशंस लगाई कि पति और ससुराल वाले पत्नी से 10 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं, 10 लाख रुपए दहेज की मांग कर रहे हैं। दहेज की मांग पूरी ना होने के बाद पत्नी के साथ मेंटल और फिजिकल हरासमेंट्स करी गई, यानी मानसिक और शारीरिक प्रताड़नाएं की गई और पत्नी को प्रेशराइज किया गया, कंपेल किया गया, उस पर दबाव बनाया गया कि वो अपने पेरेंट्स से पैसा लाकर अपने ससुराल वालों को और पति को दे। ये आरोप अधिकतर हर 498 की एफआईआर में देखने को मिलते ही मिलते हैं, इतने आम और कॉमन आरोप हैं। इस तरीके के आरोप लगाने के बाद पत्नी थाने से 498 ए का मुकदमा पति पर और अपने ससुराल वालों पर बनवा देती है। ससुराल वालों पर जब ये मुकदमा बन जाता है, कोर्ट में चार्जशीट फाइल हो जाती है। चार्जशीट फाइल होने के बाद ससुराल वाले यानी सास, ससुर, देवर, ये सब जो हैं हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल करते हैं कि उनके खिलाफ जो भी आरोप लगाए गए हैं वो बेबुनियाद हैं। उन आरोपों के बिना पर कोई मुकदमा सभी पर बनता ही नहीं है और उन्हें दोष मुक्त कर दिया जाए, 498 ए की एफआईआर को खत्म कर दिया जाए। अब जब यह मामला हाई कोर्ट के सामने जाता है तो हाई कोर्ट इस पर क्या टिप्पणी करता है वो बहुत ही जरूरी और समझने की बात है। तो अब मैं बताने वाला हूं कि 498 के मामले को खत्म करते समय हाई कोर्ट ने क्या बात कही और उस बात को आप अपने केस में इस्तेमाल करके भी आप अपने केस से भी दोष मुक्त हो सकते हैं, अपने केस में भी आप बातों का फायदा ले सकते हैं। अब हाई कोर्ट ने क्या कहा? हाई कोर्ट ने सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट का हवाला देते हुए ये बात कही कि एफआईआर में ये देखने को मिलता है, जनरली जब 498 की एफआईआर की जाती है तो अधिकतर एफआईआर में ये देखने को मिलता है कि जब पत्नी अपने पति के ऊपर 498 का मुकदमा दर्ज कराती है तो ससुराल वालों का नाम भी कैजुअल तौर पर उसमें लिखवा दिया जाता है। भले ही उनके खिलाफ कोई इल्जाम या आरोप हो या ना हो, एक कैजुअल मेंशनिंग कर ससुराल वालों का नाम भी पति के साथ एफआईआर में लिखवा दिया जाता है, इस सोच से, इस नियत से कि चलो अगर पति के साथ साथ ससुराल वालों का नाम भी एफआईआर में आ गया, उनके खिलाफ भी मुकदमा बन गया, तो इससे पति के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा, दबाव बनेगा। तो एक कैजुअल मेंशनिंग भी 498 के एफआईआर में जनरली ससुराल वालों की कर दी जाती है।
दूसरी बात ये देखी कि पति पक्ष ने और पत्नी पक्ष ने दोनों ने ही शादी के समय जो शादी की सेरेमनीज थी उसमें 50-50% का खर्चा किया, यानी दोनों ने बराबर का खर्चा किया था। तीसरी बात ये देखी गई कि जब पत्नी अपने ससुराल में रह रही थी, पति पत्नी के बीच में झगड़े हो रहे थे और झगड़े होने के बाद पत्नी ससुराल से अपने मायके चली गई और मायके जाने के कुछ समय के बाद पत्नी ने पति और ससुराल वालों पर आरोप लगाने शुरू करे और इल्जाम लगाने शुरू करे और 498A की FIR बना दी। इसके अलावा इस बात पर भी ध्यान दिया गया कि जितने भी आरोप पत्नी ने ससुराल वालों पर और पति पर लगाए उसका कोई डेट या टाइम मेंशन नहीं किया, यानी किस समय पर उस तरीके की वारदात हुई, क्या समय रहा होगा, क्या तारीख थी, क्या दिन था, इस तरह की कोई जानकारी FIR में नहीं दी गई कि किस व्यक्ति ने किस समय पर किस तरीके की मांग की, कितने पैसे की मांग की, क्या समय था उस दिन और कौन सी तारीख थी। जनरल एलिगेशंस लगा दी गई कि पत्नी से 10 लाख रुपए की मांग की गई, मांग न पूरी होने पर पत्नी को शारीरिक और मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया गया और उस पर दबाव बनाया गया कि वो अपने घर वालों से दहेज के नाम पर पैसा ला के दे। जनरल एलिगेशन सभी पे एक जैसी लगा दी गई, कोई स्पष्टीकरण नहीं किया गया कि किस व्यक्ति ने क्या किया, कब किया और किस तारीख को किया। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण चीज जो हाई कोर्ट ने देखी और ध्यान दी वो ये थी कि जिस समय पत्नी, इसको दोबारा सुन लें, जिस समय पत्नी अपने ससुराल में रह रही थी उस समय पत्नी ने जो भी वारदात इस वक्त अपनी कंप्लेंट में बताई है, जिस समय वो ससुराल में रह रही थी, जिस समय उसके साथ ये वारदात हो रही थी, ये प्रताड़नाएं हो रही थी, उस समय पत्नी ने किसी भी तरीके की कंप्लेंट या थाने में सूचना उन वारदातों के बाबत या उस दहेज की मांग के बाबत थाने में कोई सूचना नहीं दी जब तक वो ससुराल में रह रही थी, और ना ही इस तरीके के आरोपों की सूचना किसी अन्य व्यक्ति को दी। जब ससुराल से अपने मायके चली गई और मायके जाने के कुछ समय के बाद ही सारे आरोपों की सूचना थाने में दी गई, ना कि उस समय वो सूचना दी गई जिस समय उसके साथ वो सारी वारदातें या दहेज की मांग या प्रताड़नाएं हो रही थी। तो इस चीज को भी हाईकोर्ट ने देखा कि जिस समय वारदात हो रही थी, जिस समय उसके साथ दहेज की मांग की जा रही थी या उसको प्रताड़ित किया जा रहा था, उस समय की कोई भी इंस्टेंट कंप्लेंट पत्नी ने थाने में नहीं की, कोई सूचना थाने में नहीं की। तो इस बात के भी चांसेस हो सकते हैं कि बाद में सोच समझकर एक बनावटी कंप्लेंट भी दर्ज कराई गई हो। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कि एक तो जितने भी आरोप लगाए गए उनका कोई समय, डेट, टाइम, मंथ, ईयर कोई भी FIR में मेंशन नहीं है कि कब ये सब आरोप लगाए गए या कब ये सब वारदातें हुई। इसके अलावा पत्नी के साथ जब ये वारदात हो रही थी, जब उससे दहेज की मांग की जा रही थी, प्रताड़ना की जा रही थी, उस समय पर कोई भी इंस्टेंट कंप्लेंट या सूचना थाने में नहीं गई। सब कंप्लेंट बहुत समय के बाद थाने में दी गई हैं। इसके अलावा सभी पति और सास ससुर पर जनरल एलिगेशंस है, कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि किसने क्या क्या किया, ओमनीबस एलिगेशंस लगाई गई हैं। तो इस बात के चांसेस हैं कि ससुराल वालों का नाम FIR में एक कैजुअल मेंशनिंग के तौर पर लिख दिया हो। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हाई कोर्ट ने ससुराल वालों के खिलाफ 498A का मामला खत्म कर दिया, FIR को रद्द कर दिया और सभी को उस FIR से 498A की FIR से दोष मुक्त कर दिया। केस का नाम, केस का टाइटल मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन से चाहें तो उसका नाम देख सकते हैं और उसके बाद उस जजमेंट को भी निकाल सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशंस आप व्यूअर्स तक पहुंचती रहे। आपका कोई सवाल है, कोई क्वेरी है, आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखें, आपकी बातों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ दोस्तों विदा लेता हूं आपसे, अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलूंगा। तो दोस्तों मस्त रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। आप हैं तो हम हैं, इसलिए स्टे सेफ, स्टे अलर्ट। आपका दिन शुभ हो।